Hello students, so welcome to the solutions of JEE Main Test 70 uploaded on NTA Abhyas app today. Right now students, this was a relatively good paper as compared to the last 2-3 papers जो आ रहे थे. तो you can see that number of easier questions यहाँ पे थोड़ा सा कम है as compared to the previous papers. अच्छा, रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस अगेन इनको हम बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस मुझे 3 लगे मेरे हिसाब से. तो ओवरऑल पेपर लेवल जो था दैट वाज मीडियम प्लस, right? We'll not say it as an easy paper. It was a medium plus, and a score around 65 and more will be taken as a good score in this paper, right? तो discussion start करते हैं. तो first question में it says atomic structure में the energy levels A, B and C of a certain atom corresponds to the increasing values given, and lambda 1, 2 and 3 are the wavelengths of the radiations corresponding to transitions from C to B, then B to A and C to A, right? C का energy सबसे ज्यादा है. तो which of the following is correct? वैसे तो हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स को इसका रिजल्ट ही ध्यान हो, बट वी नो दैट जो एनर्जी रिलीज होगा इन गोइंग फ्रॉम C to A will be equals to the energy released in going from C to B plus the energy released in going from B to A. ये basic points follow होते ही हैं. तो this C to A के लिए the wavelength is lambda 3. तो we have hc by lambda 3 equals to this hc by lambda 2 plus hc by lambda 1. So accordingly जब इसको अपन solve कर रहे हैं तो we have lambda 3 equals to lambda 1 lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2. तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर एनर्जी ट्रांजिशंस. नेक्स्ट पे चलते हैं. एन अमीटर, वोल्ट मीटर एंड अ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सेल and the readings are noted as I and V of the ammeter and voltmeter. If another resistor R is connected in parallel with the voltmeter. Now, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो अपन जानते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होगा, दिस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होगा वो तो इट्स वेरी हाई. अब अगर हम आर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट जो है वो सर्किट का डिक्रीज होगा. वी नो दैट पैरेलल इक्विवेलेंट में द इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू. और अगर आई ये आर इक्विवेलेंट डिक्रीज होगा तो ऐसे केस में करंट का वैल्यू जो है दैट विल इंक्रीज. तो करंट विल इंक्रीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. तो पैरेलल कनेक्शन की वजह से बस रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा. सो एन इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, द रेजोनेंट frequency of LCR AC circuit is F naught and the capacitance is made 4 times new resonant frequency, right? So we know that the resonant frequency it is proportional to 1 by root LC, right? इंडक्टर के बारे में कोई बात नहीं कही है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, और कैपेसिटेंस को 4 टाइम्स किया है तो अंडर रूट एन इनवर्स के हिसाब से आपका ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा. तो दैट वाज गिवन इन ऑप्शन डी एफ नॉट बाई 2. तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट पे चलते हैं. Right, two cars P and Q start from rest at the same time, start from a point at the same time in a straight line and their positions, right? दोनों के x के फंक्शन दे रखे हैं, तो सेम वेलोसिटी इनका कब होगा वो पता करना है. तो आप देखिए वेलोसिटी ऑफ P will be dxp by dt which is of course given by a plus 2bt, and similarly velocity of Q जो है that is dxq by dt which is of course f minus 2t. Now when the velocities they have to be equal, ये same question पहले भी NTA पूछ चुका है इधर इन नीट और JEE मेन. ये अपन सॉल्व करें तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू निकालना है. तो दिस टाइम का वैल्यू इट कम्स आउट एज f minus a upon this f minus a upon 2 times b plus 1, right? So this is given in option D, right? This option D is the correct answer for this one. तो स्ट्रेट अवे पोजीशन दे रखी थी, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना था और वेलोसिटी इक्वेट करके टाइम की वैल्यू आ रही है. राइट, देन a rocket is fired with a speed u equals to 3 root gr from the earth surface. What will be its speed in the interstellar space? मतलब जब अर्थ से बहुत दूर चला जाएगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा, तब उसका स्पीड क्या होगा वो निकालना है. तो जस्ट स्ट्रेट अवे एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है. तो अपन अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस लिखें तो काइनेटिक एनर्जी लॉस विल बी हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आप देखो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी रही होगी माइनस जी एम एम बाय आर,
और इंटरस्टेलर स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज Gmm/r। अच्छा, अब इसमें अपन डेटा सब्स्टिट्यूट करें तो u की जगह तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, तो इट इज 9Gr माइनस v हमें फाइंड आउट करना है। देन Gm/r² में r से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये mgr बन जाएगा, स्मॉल m कैंसल्स आउट, तो ये वैल्यू जो आ रही है दिस इज 7Gr, तो यहां से v आपका √7Gr मिल रहा है। ठीक है, तो दैट √7Gr ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्ट्रेट अवे ग्रेविटेशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। नेक्स्ट, a black rectangular surface of area A emits energy E per second at this temperature, length और breadth दोनों 1/3 की है। Now since it is a rectangular surface area, right, we know that heat emission जो होता है that is sigma EA T to the power 4। Now sigma and E constant है, तो आपका H जो है that is proportional to A into T to the power 4। So अगर अपन कैलकुलेट करें this H1 upon H2, this is equals to A1 into T to the power 4, that temperature is 300 Kelvin, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 300 Kelvin to the power 4। और सेकेंड केस में आप देखें लेंथ भी 1/3 किया है और ब्रेथ भी 1/3 किया है, तो एरिया 1/9 हो जाएगा, और टेम्परेचर जो होगा दैट इज 327, सो इट इज 600 to the power 4। तो अकॉर्डिंगली दिस कम्स आउट एज 9/16, ये 2 to the power 4 बचेगा, इट इज 9/16। तो H2 का वैल्यू जो होगा, दिस H2 का वैल्यू इट इज 16/9 टाइम्स द वैल्यू ऑफ H1, तो इट इज 16E/9, तो उसके हिसाब से वी हैव ऑप्शन डी राइट। तो डी ऑप्शन इट इज 16E/9। तो स्ट्रेट अवे जस्ट एनर्जी इवेल्युएशन का H का फॉर्मूला अप्लाई करने का अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, next, the ratio of speed of sound in nitrogen gas to that in helium at 300 Kelvin. Right, we know that speed of sound जो होता है that is gamma RT/m under root। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन जो है it is diatomic, हीलियम जो है that is monoatomic, तो गामा दोनों का अलग अलग है। ठीक है, देन टेम्परेचर यहाँ पर it says the ratio of speed of sound, टेम्परेचर दोनों का सेम रखा है और R कांस्टेंट है, so we can see that this V is proportional to gamma by m under root। तो अब यहां पे अपन देखें तो V of N2 upon V of helium, तो that will be gamma of N2, right। तो gamma of N2 जो है डायएटॉमिक का गामा इट इज 7/5 अपॉन उसका मोलर मास इट इज 28, देन मास ऑफ हीलियम जो है दैट इज 4 एंड मोनोएटॉमिक के लिए आपका गामा इट इज 5/3, तो ये सब अंडर रूट में आ गया दिस प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से। तो अब उसके हिसाब से दिस वैल्यू दिस इज 4 एंड सॉरी 7 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस कम्स आउट एज √3/5, राइट। तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी। फाइन, तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था कि हमने स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस गामा RT/m फॉर्मूला अप्लाई किया और उससे सिचुएशन सॉल्व हो रही है, राइट। Next question. Now this is a good question here from magnetic field. It says a very long straight conducting wire lying along the z axis carries current 2 ampere। तो अगर मैं यहाँ पे ये XY प्लेन अगर बना रहा हूं, तो आप देखिए ये अगर मैंने XY प्लेन ड्रॉ किया तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वो वायर रखा हुआ है इस जगह पे, राइट। तो ये यहाँ पे अपने वायर Z के अलोंग रखा, इट कैरीज द करंट 2 एम्पियर। The line integral B dot dl is computed along the straight line PQ where P has coordinates given, Q has coordinates given। तो उसके हिसाब से we can draw, जैसे यहाँ पर अगर P है this has coordinates 2,0 और एक लाइन है जो Q तक जा रहा है, ये अपन Q तक बना रहे हैं, तो this is point P which is 2,0 and this is point Q which is 2,2, right, and we need to find the line integral along this length, right। अब इसके along अगर अपन line integral निकालें तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो वायर का इस पूरे लाइन के along होगा, इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। एक राइट हैंड थंब रूल और μ0I/2πr फॉर्मूले से देखोगे तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड along द लेंथ ऑफ दिस वायर हर जगह डिफरेंट है, तो वो B डॉट डीएल इवेल्युएशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा along दिस लाइन डायरेक्टली। तो हम एक ऑल्टरनेट पाथ क्रिएट कर रहे हैं कि यहां से हम एक आर रेडियस का एक क्वार्टर सर्कल अगर क्रिएट करें, ठीक है, एक आर रेडियस का क्वार्टर सर्कल क्रिएट करें और वो रेडियस यहां से अपन ज्वाइन करेंगे, तो ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस के बराबर है, ये डिस्टेंस आपका ये रेडियस के बराबर है।
तो यहां पे अगर मैं एक पाथ बना देता हूं एज पी ए क्यू, ये एक पाथ बना दिया पी सी आर, और यहां से एक पाथ बना दिया पी बी क्यू, तो वी कैन राइट दिस बी डॉट डी एल का जो लाइन इंटीग्रल है along this path PAQ, that can be written as this B dot dl का line integral along this path PCR plus this B dot dl का line integral along this path RBQ। अब पीसीआर के अलोंग अगर अपन लाइन इंटीग्रल देखेंगे तो आप देखिए राइट हैंड पाम रूल से अगर आप इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे एट पॉइंट पीसीआर, इस लाइन के अलोंग निकालोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रूल से इस तरफ आएगी और डीएल वेक्टर जो है पीसीआर में वो इस तरफ है। तो बी और डीएल में 90 डिग्री एंगल चल रहा है, तो उसके हिसाब से दिस कंप्लीट टर्म इट टर्न्स आउट टू बी जीरो। तो अकॉर्डिंगली अब बी डॉट डी एल मुझे आर बी क्यू के लिए निकालना है। नाउ आर बी क्यू इज अ क्वार्टर सर्किल, एक आर्क है ये सर्किल का ही, और ये इनफाइनाइट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड आर बी क्यू में क्रिएट करेगा तो दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट्स, तो बी और डीएल में 0 डिग्री एंगल आएगा। तो उस आर बी क्यू वाले आर्क पे द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और उसमें डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा, अब जब आर बी क्यू में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी बिकॉज वो वायर से इक्वी डिस्टेंट है, तो वो हमें बेनिफिट मिला ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने का। और जो डीएल का इंटीग्रेशन होगा ये पूरा आर बी क्यू डीएल मिला के इट इज सर्कमफ्रेंस का 1/4, तो पाई आर बाय 4, तो उसके हिसाब से आपका आर कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट का वैल्यू वी हैव 2 एंड द डिनोमिनेटर में वी हैव लेफ्ट एज 8। तो अब इफेक्टिवली दिस कम्स आउट एज पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये अपन ऑप्शन सर्च करें तो ऑप्शन डी में हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो जैसा हमने कहा था इट्स अ गुड क्वेश्चन जो हमें एम्पियर सर्किट लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिव्यू करा रहा है। नेक्स्ट, at the instant time 0 a force given by this function acts on the body resting on a smooth horizontal surface, the time when the body leaves the surface, right? For the body to leave the surface, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बॉडी अगर सरफेस को लीव करे तो ऐसे केस में जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है दैट शुड जस्ट बिकम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg। तो बॉडी पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज दिस f sin alpha, f sin alpha मतलब kt sin alpha, तो दिस kt sin alpha is greater than or equals to mg। तो आपका टाइम का वैल्यू यहां से जो आ रहा है दिस इज mg अपॉन k sin alpha, राइट? लिमिटिंग वैल्यू दिस टाइम, इस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये ग्राउंड से कॉन्टैक्ट छोड़ देगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम जीरो, तो इट इज mg अपॉन k sin alpha गिवन इन ऑप्शन डी। तो वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन LOM। नेक्स्ट, राइट नाउ इस क्वेश्चन में it says assuming that 20 mega electron volt of energy is released per fusion, right? Per fusion 20 mega electron volt है, then mass of H12 consumed per day in fusion, और रिएक्टर जो है उसका पावर 1 मेगावाट है। तो अगेन इट्स रूटीन क्वेश्चन जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ कोर्स थोड़ा बढ़ेगा। तो जो एनर्जी उस रिएक्टर में उस मशीन में प्रोड्यूस होना है दैट इज 1 मेगावाट, तो दिस इज 10 टू द पावर 6, वो तो उसका पावर हो गया, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स, तो 20 इंटू 60 इंटू 60 ये कर रहा हूं, तो दिस कम्स आउट एज 24 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स। इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं करना है ताकि आगे कैलकुलेशन में कुछ चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं। फिर अपन देखें तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर फ्यूजन, अगर एक फ्यूजन में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो देखें, तो it says it releases 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, तो 20 मेगा के लिए 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन 1.6 10 टू द पावर -19 किया। तो इसको अपन कैलकुलेट करें तो दिस कम्स आउट एज 32 इंटू 10 टू द पावर -13, राइट? तो दैट मच जूल्स इज एनर्जी पर फ्यूजन। तो नंबर ऑफ एटम्स, ये एक फ्यूजन का एनर्जी आया और ये टोटल एनर्जी है, तो टोटल कितने फ्यूजन होंगे, मतलब H12 का, एक फ्यूजन में H12 का एक न्यूक्लियस यूज हो रहा है, तो टोटल कितने न्यूक्लियस यूज होंगे, तो दैट इज ऑफ कोर्स गिवन बाय द डिवीजन, दिस इज 24 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 8, टोटल
एंड दिस इज 32 इंटू 10⁻⁻13। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करें तो इजी सॉल्विंग है इसका। तो दिस इज 8 3 27, दिस इज 27 इंटू 10⁻21। तो इतने एटम्स H12 के इतने एटम्स यूज होंगे टोटल एनर्जी में। अब इतने एटम्स यूज होंगे तो मास टोटल कितना लग जाएगा वो निकाल लें। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है 27 इंटू 10⁻21, इसको हम 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किया तो ये तो मोल्स आ गए, और मोल्स को मोलर मास 2 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो उससे मास आ जाएगा। तो अब ये अपन सॉल्व करें तो ये पावर 10⁻21 आ रहा है, और ये ऑर्डर जो होगा ये पॉइंट राइट, ये ऑर्डर जो आ रहा है, अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालें तो ये आंसर्स काफी दूर दूर हैं। तो ये 0.1 है ना, इस ऑर्डर के आएगा। तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो 0.1 ग्राम इसका यूज होगा, अप्रोक्सीमेटली 0.1 ग्राम इसका पर डे यूज होने वाला है। तो इजी क्वेश्चन है, इस प्रोफाइल का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मार्टली करना रहेगा। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay. A block is hanged from a spring in a cage. Elongation in spring is x1 and x2, but the cage moves up and down with the same acceleration, let's say a. The expansion of the spring of the cage moves horizontally. All right. Fine. तो अब we know that कि अगर वो केज इक्विलिब्रियम में होता तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन हम निकालते mg इक्वल्स टू kx से। तो दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड, यहां होना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन की बात कर रहा है एंड ऑल दैट। फाइन। तो अब अगर एक्सेलरेटिंग होगा तो वील राइट m इंटू जी इफेक्टिव एंड दैट विल बी इक्वल्स टू kx। ठीक है। तो व्हेन इट इज मूविंग अप, आप मूविंग अप है तो आपका g इफेक्टिव विल बी g प्लस a। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी m इंटू जी प्लस a अपॉन k, राइट। ये k डिनोमिनेटर में गया। सिमिलरली जब डाउनवर्ड जा रहा है तो आपका g इफेक्टिव g माइनस a है, तो m इंटू जी माइनस a अपॉन k, दिस इज x2। एंड व्हेन इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, राइट, ये तो आपका x1 एंड x2 आया। जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो आपका g इफेक्टिव जो होता है दैट इज g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। तो ऐसे केस में आपका जो x3 आएगा दैट इज m इंटू जी इफेक्टिव। g इफेक्टिव इज g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज g इफेक्टिव अपॉन k। अब ये ऑप्शंस को देख के हमें समझ में आ रहा है कि यहां x1 और x2 को स्क्वायर करके एडजस्ट करना पड़ सकता है, बिकॉज यहां g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहां पे g प्लस a g माइनस a है। तो इफ वी स्क्वायर एंड ऐड दीज x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर, राइट, ये x1 को और x2 को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूं तो आई हैव दिस m स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। ठीक है। एंड देन वी हैव g प्लस a का स्क्वायर प्लस g माइनस a का स्क्वायर। तो इसके अंदर अपन देखेंगे तो 2ga वाला फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली वी आर लेफ्ट विद m स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर एंड 2 टाइम्स g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 का फैक्टर तो ठीक है अलग हो जाएगा, और बाकी जो टर्म बचा है आप देखिए वो इस चीज का स्क्वायर लिखा हुआ है x3 का। तो दिस इज 2x3 का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंगली यहां से आपका x3 का वैल्यू जो आ रहा है, आप कैलकुलेशन देखें इसमें, तो x3 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हमें mg इफेक्टिव इक्वल्स टू kx 3 बार लिखना है 3 अलग अलग सिचुएशंस में, और उसमें कैलकुलेशन मैनिपुलेट करके रिजल्ट पे पहुंचना है। सो गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट फ्लूइड्स पर बेस्ड अब क्वेश्चन मिल रहा है। टू कम्युनिकेटिंग वेसल्स कंटेनिंग मर्करी, द डायमीटर ऑफ वेसल इज n टाइम्स लार्जर और द कॉलम ऑफ वाटर, यहाँ पे h हाइट जो है वाटर कॉलम h हाइट का यहाँ पे अपन ने लेफ्ट हैंड साइड पे पोर किया। द मर्करी लेवल विल राइज इन द राइट वेसल बाय, राइट, तो ये राइट हैंड साइड पे कितना राइज होगा वो हमें निकालना है। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए ये वाटर पोर करने से वाटर लेवल जो है वो अभी यहां पर है। तो वाटर जो है मान लो पोर करने से ये यहां से कुछ स्मॉल h हाइट नीचे गया, और मरकरी का लेवल जो है वो यहां से और रेज हो गया। तो अब इसको अपन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए मरकरी यहां पे इस जगह तक आ गया। ठीक है। तो मरकरी जो ऊपर गया वो H2 मान रहा हूं, और पानी जो नीचे गया वो मैं यहां पे H1 मान रहा हूं। तो ये आपका जो टोटल लेवल यहां पे हो जाएगा दिस विल बी H1 प्लस H2, और इस जगह ये पानी यहां पे ये पानी वाला सिचुएशन आ गया।
ठीक है, यहां मरकरी लेवल है, इधर मैं ए मार्क कर देता हूं, इधर बी मार्क कर देता हूं। तो लेवल ए पे वाटर लेवल एंड हो रहा है और मरकरी शुरू हो रहा है, और बी यहां पे मरकरी ही है थ्रू आउट। तो अब ऐसे केस में वी नो दैट अगर लेफ्ट हैंड साइड से H1 लेवल ड्रॉप हुआ एट द लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड पे जो H2 लेवल जो है वो अप हुआ, लेवल बढ़ गया, तो ऑफ कोर्स दोनों तरफ के हम वॉल्यूम देखेंगे, जितना लेफ्ट हैंड साइड से वॉल्यूम एग्जिट किया है उतना राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम बढ़ा है। तो जो वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड से एग्जिट करेगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर H1, और जो वॉल्यूम राइट हैंड साइड पे बढ़ेगा दैट विल बी पाई, रेडियस जो है वहां पे एन आर आएगा, तो एन आर का स्क्वायर टाइम्स H2। तो यहां से आपका H1 का वैल्यू आ रहा है, दिस H1 का वैल्यू इज एन स्क्वायर टाइम्स H2, दैट इज वन रिलेशन। ठीक है, अब पॉइंट ए एंड बी, वी कैन सी दैट पॉइंट ए एंड बी एक स्टैटिक लिक्विड में सेम लेवल पे है, मरकरी में है, तो द प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वेटेड टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो प्रेशर एट पॉइंट ए अगर अपन देखें तो ए पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू, बिकॉज ए के ऊपर ऊपर पूरा वाटर है, रो डब्ल्यू जी एच, वाटर लेवल एच है पूरा, एंड बी पर इस जगह अपन प्रेशर निकालें तो वो यहां पे तो पी नॉट ही है, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, प्लस रो एम जी, और टोटल डेप्थ जो हमें मरकरी में ट्रैवल करना है दैट इज H1 प्लस H2। सो अकॉर्डिंगली वी हैव रो डब्ल्यू जी एच एंड दैट इज इक्वल टू रो एम। अब यहां मरकरी का डेंसिटी नहीं दिया है बट मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, तो इस रो एम को लिख सकते हैं एस टाइम्स रो डब्ल्यू, ये डेंसिटी ऑफ मरकरी बन गया, दैट इनटू जी। H1 प्लस H2 में H1 की जगह लिख रहा हूं एन स्क्वायर H2 प्लस H2, तो रो डब्ल्यू कैंसिल, जी कैंसिल, तो यहां से आपका H2 का वैल्यू जो आ रहा है दिस इज H अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एस, आई थिंक, राइट। तो H अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एस, राइट। तो ये आपका बी ऑप्शन में गिवन है। तो अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, बट हाँ इस तरह के प्रोफाइल, प्रेशर मैच करने वाला प्रोफाइल आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे अपनी प्रिपरेशन में, बट ओवरऑल अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, in the figure given below for the angle of incidence 45 the top surface, the minimum refractive index for total internal reflection at the vertical face। अब यहां वर्टिकल फेस पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेना है तो बाउंड्री कंडीशन में क्या ले सकता हूं, बाउंड्री कंडीशन ले सकता हूं कि ये क्रिटिकल एंगल ही है, ये थीटा सी है, और मान लो दिस एंगल इज आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ले लें। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, यहां से अंदर जाने के लिए स्नेल्स लॉ लगाएं, तो वी हैव 1 sin 45 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n sin r। ठीक है, sin 45 आपका 1 बाय रूट 2 रखा, दिस इज n sin r। अब r जो है दैट इज 90 माइनस थीटा सी, राइट। तो इस r की जगह मैं 90 माइनस थीटा सी रख रहा हूं, तो दैट कम्स आउट एज n cos थीटा सी। नाउ वी नो दैट किसी भी मटेरियल के लिए जो sin थीटा सी होता है दैट इज 1 बाय n, तो sin थीटा सी अगर 1 बाय n है तो cos थीटा सी जो होगा दैट इज 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर अंडर रूट, तो वो अपन यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, तो वी हैव 1 बाय रूट 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स cos थीटा सी का वैल्यू इज 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव 1 बाय 2 इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस n स्क्वायर, सो दैट गिव्स यू दिस n स्क्वायर यहां पे आ रहा है 3 बाई 2, तो यहां से n की वैल्यू आपकी रूट 3 बाई 2 आ गई। ये बस बाउंड्री कंडीशन अपन ने सॉल्व किया और यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 ऑप्शन सी निकाल दिया। तो अगेन इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, इट्स अ रूटीन प्रोफाइल, नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट अगेन अ गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट, a weightless rod of length L carries two equal masses M, one fixed at the end, the other at the middle, and इसको revolve कराया है vertical plane में about A, then the horizontal velocity which must be imparted to the end or C so that it is deflected in horizontal position, right। तो अब अगर ये डिफ्लेक्ट होके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आना है, जैसे यहां पर एक बॉल लगा रखा है, यहां पर एक लगा रखा है, और ये डिफ्लेक्ट होके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर आ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ये इधर आ गया, तो ऐसे केस में इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बट सिंस ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पे, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ रिजिड सिस्टम, रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है यहां पे, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख पाओगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में, अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर अगर लिखोगे तो ऐसे केस में दोनों बॉल का वी अलग अलग होगा, राइट।
सिंस ये रोटेट करते हुए आगे जाएगा तो दोनों बॉल का ओमेगा कॉमन होगा बट v अलग अलग होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का. दिस इज बॉल C एंड बॉल B. राइट, तो अप्लाइंग दिस डेल्टा U प्लस डेल्टा K इक्वल्स टू 0. तो जितना भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैंने इन दोनों को मिलाकर दिया था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो आप देखिए बॉल C हैज असेंडेड बाय टोटल L और ये हमें L/2 दे रखे हैं दोनों. तो बॉल C जो है वो L हाइट से असेंड किया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgl से बढ़ गया और दूसरा वाला बॉल जो है वो L/2 से ही असेंड किया तो उसमें L/2 का mgl/2 का चेंज आया. नाउ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट पार्टिकल्स हैं तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ml स्क्वायर, दूसरे का होगा m इंटू L/2 का स्क्वायर एंड दैट इंटू ओमेगा स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 3mgl/2. तो यहां से अपन ओमेगा का वैल्यू निकालें. दिस इज 5 ml स्क्वायर बाय 4. ये 2 कैंसिल हो गया. दिस इज 12. तो ये आपका 12g अपॉन 5l. राइट, ओमेगा इज 12g बाय 5l. राइट, अब इस पार्टिकल का जो v होगा सिंस ये सर्कुलर मोशन में जाना है तो उसमें v इक्वल्स ओमेगा l लिख पाऊंगा. v इक्वल्स ओमेगा r. तो ये l से मल्टीप्लाई करूंगा तो इज 12gl बाय 5 अंडर रूट. दिस इज द मिनिमम स्पीड जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देना पड़ेगा. दिस इज गिवन इन ऑप्शन ए. राइट, तो दिस इज द सिनेरियो. इसमें ऑप्शन ए आ रहा है. तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए इसको सॉल्व किया है. नेक्स्ट, in a common emitter transistor amplifier, the output resistance is 500 kilo ohm and the current gain is 49. The power gain of the amplifier is given the input resistance. Fine. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आपका पावर गेन जो होता है दैट इज बीटा स्क्वायर टाइम्स आर एल अपॉन आर आई. राइट, तो बीटा स्क्वायर तो आपका हो गया 49 का स्क्वायर. लोड रेजिस्टेंस आउटपुट जो है दैट इज 500 किलो ओम, तो 10 पावर 3 अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस आर आई हमें निकालना है और पावर वैल्यू जो है दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 6. तो आपका आर आई इनपुट रेजिस्टेंस जो आएगा तो दैट विल कम आउट एज दिस 49 इंटू 49. ठीक है, एंड दिस इज 10 टू द पावर 5. ये 10 टू द पावर 6 है तो ये 5 तो कैंसिल हो गया और ये 10 बस यहां पे बचेगा. तो दिस कम्स आउट एज 2401 बाय 10. तो आपका इनपुट रेजिस्टेंस जो है दैट इज 240.1. तो दिस इज 240. राइट, तो ये मोस्ट प्रिसाइज आपका 240 ओम आ रहा है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट, नेक्स्ट, अ कैलोरीमीटर कंटेन्स 0.2 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 30 इन विच 0.1 किलोग्राम और मिक्स किया और इसको स्टीयर किया और रिजल्टिंग टेम्परेचर 35 आया है और हमें थर्मल कैपेसिटी निकालना है कैलोरीमीटर का. अब ये कई बार हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं रीडिंग टाइम पे. इसने हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पूछा है कैलोरीमीटर का, केवल थर्मल कैपेसिटी पूछा है, मतलब द हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. तो अब यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई होगा दैट द हीट लॉस will be equals to the heat gain. तो Q gain equals to Q loss या heat loss equals to heat gain, कुछ भी लिखें अपन. तो जो हमने 0.1 किलोग्राम ऑफ वाटर इसमें पोर किया वो अपना हीट लूज करेगा. तो उसका हीट लूज कितना होगा, ms डेल्टा टी लिखें. तो उसका मास जो है जो हमने वाटर पोर किया है उसका मास वी आर गिवन 0.1, तो इट इज 0.1 m. s का वैल्यू जो है दैट इज 4200 स्टैंडर्ड यूनिट्स में और 60 से टेम्परेचर ड्रॉप होके 35 हो गया तो द टेम्परेचर ड्रॉप इज 60 माइनस 35. ये तो हीट लॉस आया. नाउ दैट इज इक्वल्स टू गेन. गेन करने वाले दो एंटिटीज हैं, एक तो ये 0.2 किलोग्राम वाटर जो ऑलरेडी था और एक कैलोरीमीटर, दोनों मिलकर हीट गेन कर रहे हैं. तो जो 0.2 किलोग्राम वाटर है वो कितना हीट गेन करेगा, तो m. s का वैल्यू इज अगेन 4200 और डेल्टा टी जो है उसका टेम्परेचर 30 से बढ़ के 35 हो गया, तो 35 माइनस 30 प्लस कैलोरीमीटर में हमें ms डेल्टा टी लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज m और s की वैल्यू मिलाकर हमें लेट्स से थर्मल कैपेसिटी फाइंड करनी है ना, तो इस थर्मल कैपेसिटी को अपन x मान लेते हैं. तो ये हो गया थर्मल कैपेसिटी इनटू द चेंज इन टेम्परेचर. इसका भी टेम्परेचर पहले 30 था और बाद में बढ़ के 35 हो गया, तो ये 35 माइनस 30. अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो दिस वैल्यू दिस इज 35 एंड 25 हो गया. ये दिस 25 एंड ये 40 100, उसको फर्दर और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 0.1 भी है, दिस इज 10,500 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दिस 5 इंटू 0.2 इज 1, दिस इज 4200 प्लस 5x. तो यहां से आपकी x की वैल्यू जो आएगी, दिस x का वैल्यू अकॉर्डिंगली इट कम्स आउट एज 1260 इन स्टैंडर्ड यूनिट जूल पर केल्विन. राइट,
तो दिस x का वैल्यू, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ दिस कैलोरीमीटर इज 1260 जूल पर केल्विन गिवन इन ऑप्शन बी। तो अच्छा क्वेश्चन था थर्मल प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड, बट सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई हुआ है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन से इसको अपन सॉल्व कर पाए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। राइट, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि यार मोबिलिटी का फॉर्मूला वी नो दैट म्यू जो होता है दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो हो जाएगा LT माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज, है ना, F बाई क्यू। तो फोर्स तो हो गया MLT माइनस 2 अपॉन चार्ज हो जाएगा Q इक्वल्स टू IT AT। तो इफेक्टिवली ये जो डायमेंशन बचेगा इसमें आपका it will be m minus 1, this is sorry MLT minus 2, हाँ, तो this is m minus 1, L कैंसिल हो गया and this is t square, right, तो t का sorry t का यहाँ पे स्क्वायर बच रहा होगा, तो t का स्क्वायर हो जाएगा and L कैंसिल and this is a, तो दिस कम्स आउट एज दिस m माइनस 1 t स्क्वायर a1। तो ये आपका गिवन है ऑप्शन डी में, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जस्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायमेंशंस यहां पे प्लेस करने थे, उसके हिसाब से डी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज p, दे आर इंटरफेरिंग इन द सेम रीजन एंड प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, द फ्रिंज विजिबिलिटी। अब ये थोड़ा सा वेरी लेस हर्ड पॉइंट है, ये दिस फ्रिंज विजिबिलिटी काफी कम बार ये देखा गया है पॉइंट, बट जो फ्रिंज विजिबिलिटी है दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज दिस रेशियो I max minus I minimum divided by I max plus I minimum. Now if we substitute this I max and I minimum here, we know that I maximum जो होता है that is root I1 plus root I2 का स्क्वायर, और ये I मिनिमम होता है रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करके सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 अंडर रूट I1 I2 मेरे पास बचेगा, ठीक है। देन I max प्लस I मिनिमम करेंगे तो ये रूट I1 I2 वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और वो I1 प्लस I2 बच रहा होगा। सिर्फ हम फॉर्मूला एक्सपैंड करके चेक करें। अब यहां अगर मैं I2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देता हूं तो दिस कम्स आउट एज I1 बाय I2 अंडर रूट, and this will be I1 by I2 plus 1. Now intensity ratio I1 by I2 P given है, तो this becomes 2 root P upon P plus 1. बट जैसा मैंने कहा ये काफी लेस हर्ड टर्म है, काफी कम बार ये यूज हुआ है, बहुत रेयरली ये टर्म आता है। मैं फॉर्मेशन एक फॉर्मूला ध्यान रखना है दिस फ्रिंज विजिबिलिटी का, और उसमें I max I minimum की डिटेल्स सब्स्टिट्यूट करके फ्रिंज विजिबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हम लोग आगे के लिए फिर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो लेंथ निकालना है, फाइन। तो ये तो बहुत रूटीन क्वेश्चन है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, उसका फंडामेंटल होता है V by 4L। तो V by 4L1 will be equals to the second overtone, second overtone मतलब थर्ड हार्मोनिक, तो 3V अपॉन, अब ये ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स है, तो ओपन फ्रॉम बोथ एंड का फंडामेंटल होता है V by 2L, तो थर्ड हार्मोनिक मतलब सेकंड ओवरटोन हो जाएगा 3V by 2L, तो ये आ गया। तो दिस L2 इट कम्स आउट एज 6L1। अब L1 कितना गिवन है 20, तो ये 6L1 मतलब ये 120 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा गिवन इन ऑप्शन सी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका स्टैंडिंग वेव्स ऑर्गन पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन नंबर 20। द इंजन ऑफ पावर 58.8 किलोवाट पुल्स अ ट्रेन ऑफ मास 2 into 10 power 5 with the velocity given, the coefficient of static friction. नाउ अब ये ट्रेन पुल कर रहा है, व्हील के रोलिंग वगैरह से रिलेट होती हुई बात है। तो अब ऐसे केस में जब हमें पावर ऑफ इंजन गिवन है इज 58.8 किलोवाट, तो उसके अकॉर्डिंग अगर दिस पावर वैल्यू इफ वी राइट, तो दिस इज 58.8 किलोवाट 10 to the power 3 एंड वी नो इट इज इक्वेटेड विद FV। F डॉट V होता है, तो ये फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में अपन देखें तो यहाँ पे FV से इक्वेट हुआ। तो अब ये FV जो होगा यहां से अपन पहले F निकाल लें, तो दिस F का वैल्यू इट इज 58.8 into 10 to the power 3
और v आपका 36 किलोमीटर्स पर आवर है, तो इट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो दैट कम्स आउट एज 5880 न्यूटन। तो ये तो फोर्स आ गया। अब यही फोर्स बेसिकली वो स्टैटिक फ्रिक्शन से मिल रहा है, तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, तो दिस इज 5880 एंड दैट इज इक्वल टू म्यू आपका अननोन है, m इज 2 into 10 to the power 5 एंड g इज 10। तो ये आपका वैल्यू जो आ रहा है दिस इज म्यू एंड 5880 अपॉन 2 into 10 to the power 6। नाउ इसको अगर मैं 5880 को अगर मैं अप्रोक्सीमेट करता हूं एज 6000, तो 6000 करूंगा तो ये 3000 अपॉन 10 to the power 6 आएगा, तो 0.003 समवेयर। तो यहां अगेन एग्जैक्ट आंसर का नीड नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हो या काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हो, जो भी सिनेरियो है, हमने नहीं लिखा यहां म्यू एस और म्यू के, बट जो भी सिनेरियो है, जो ऑर्डर है, आप देखो ऑप्शंस ऐसे हैं 0.3 वाला ऑर्डर, फिर 0.03, फिर 0.003 एंड 0.0003। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं भी कर रहा हूं तो भी आई कैन प्रिडिक्ट दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक जो भी हो वो इस ऑर्डर का आना चाहिए इसमें। तो द करेक्ट आंसर, द परफेक्ट आंसर विल बी दिस ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, next, 5000 kilogram rocket is set for vertical firing. The exhaust speed given है to give an initial upward acceleration 20, the amount of gas ejected per second. Right, तो अगर रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और mg डाउनवर्ड लग रहा है, तो अपना इक्वेशन जो रॉकेट के लिए बनेगा, इट विल बी ft minus mg equals to ma, where ft is the thrust force. Now thrust force is vr into dm by dt, मतलब v relative which is 800 into dm by dt is the rate at which mass exits. Now mg is 5000 into g, तो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power 4, ये mg हो गया, and that is equals to ma. तो acceleration is 20 और m is 5000, तो ये हो जाएगा आपका 5 into 2 10 into 10 to the power 4। ठीक है, तो यहां से आपका dm by dt, मैंने ये एक्सेलरेशन और मास वगैरह सब सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो dm by dt आ गया आपका 15 into 10 to the power 4 divided by this 800. So this value now comes out as, we need to find it is in kilogram per second, right? तो this comes out as 15 by 8 अगर हम देखें तो this is 1.875 into 10 to the power 2, तो this comes out as 187.5। ठीक है, तो this 187.5 kilogram per second, this should be the rate at which mass is leaving out from this rocket। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, थ्रस्ट फोर्स पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में says a particle describes a horizontal circle in a conical funnel whose inner surface is smooth with a speed given, right? तो अब यहां पे अगर हम एक कोनिकल फनल बना लें, ठीक है, और इस फनल के अंदर जैसे ये अगर रोटेट करेगा और इस फनल के अंदर वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मान लीजिए यहां पे घूम रहा है, ठीक है। अब इस जगह पे अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है तो एक तो यहां पे इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे एमजी लगाओगे, ठीक है। फर्दर अपन यहां पे अगर कुछ एंगल वगैरह मार्क करें तो इधर सेंटर से ये अगर अपन लाइन ज्वाइन कर लें तो लेट्स से दिस एंगल इट इज थीटा। तो अब उस ज्योमेट्री के हिसाब से चलें, दिस इज द रेडियस r एंड लेट्स से दिस इज दिस हाइट h एंड द रेडियस r, ठीक है। तो यहां पे थीटा होगा तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल वापस से थीटा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर अपन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स लिखें तो दिस विल बी n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, और वर्टिकल में दिस n sin थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। तो इनको अगर अपन डिवाइड कर लें दिस सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो दिस tan थीटा m कैंसिल होके दिस tan थीटा इट कम्स आउट एज सॉरी tan थीटा जो आपका आएगा इट विल बी rg अपॉन v स्क्वायर, दिस rg अपॉन v स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इस डायग्राम में से ही यू कैन सी दैट tan थीटा विल बी r बाय h। क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द फनल। तो ये फनल का वर्टेक्स और ये प्लेन ऑफ सर्कल, तो ये इसमें h गैप हमें निकालना है कि ये प्लेन जो है ये वर्टेक्स से कितना हाइट पे है, तो वो h पे है। तो इस tan थीटा को मैंने उस ट्राइंगल से r बाय h लिखा और फर्दर ये rg बाय v स्क्वायर से इक्वेट हो रहा है और हमें वो हाइट निकालनी है, तो आपका h का वैल्यू यहां पे v स्क्वायर अपॉन g आ रहा है, v स्क्वायर बाय g। तो v का वैल्यू वी आर गिवन 0.5, तो दिस इज 0.25
अपॉन जी इज 10, तो 0.025 मीटर्स, और हमें सेंटीमीटर्स में आंसर देना था, तो दिस h का वैल्यू इट इज 2.5 सेंटीमीटर. तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन हियर कि आपने सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और फिर जस्ट एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाला पॉइंट लेकर h की वैल्यू निकाल ली है. तो गुड एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Right, 23rd में it says a 10 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 50 volt and connected to another uncharged capacitor in parallel. Right, तो rewiring concept है. तो दूसरा वाला कैपेसिटर अनचार्ज है. अगर अपन चार्ज कंजर्वेशन वाली बात लिखें तो इनिशियल चार्ज जो था दैट इज C1 V1, दूसरा वाला कैपेसिटर अनचार्ज है, और फाइनली बोथ ऑफ देम विल अराइव एट अ कॉमन पोटेंशियल बिकॉज रीवायरिंग हुआ है, पैरेलल में जोड़े हैं. तो यहां से आपका V का वैल्यू जो आता है, दिस V का वैल्यू इट कम्स आउट एज C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2. अब यहां पे हमें कॉमन वोल्टेज V तो गिवन है, दिस इज 20, देन C1 V1 इज दिस 10 माइक्रोफैरड एंड 50, तो यहां पे 500 है, यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, एंड दिस इज 10 प्लस C2. तो ये C2 की वैल्यू अपन निकालें, दिस C2 का वैल्यू इट कम्स आउट एज 25 माइनस 10, तो ये 15 माइक्रोफैरड आपका C2 का वैल्यू आ रहा है. हमें माइक्रोफैरड में ही आंसर रिपोर्ट करना था, तो द आंसर इज 15. राइट, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीवायरिंग कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. A particle is projected from the Earth's surface with a velocity given at an angle theta with the horizontal. After 2 seconds, it clears a wall 5 meters high. What is the value of 55 sin theta? ठीक है, बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है. अपन इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स पे चले तो डेल्टा y इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. तो 5 मीटर हाइट का वॉल क्लियर करना है, तो डेल्टा y इज 5, यू वाई इज यू साइन थीटा, तो दिस इज 50 साइन थीटा. टाइम की वैल्यू तो क्वेश्चन सेज इज 2 सेकेंड्स, माइनस हाफ, ए वाई की जगह माइनस 10 रख रहा हूं, तो दिस इज 10 एंड 2 स्क्वायर, ये टाइम स्क्वायर. तो यहां से आपका साइन थीटा जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 5 एंड 4 20 एंड 5, वहां 25 हो गया. दिस कम्स आउट एज साइन थीटा 1/4 आ रहा है. राइट, साइन थीटा 1/4 आएगा. क्वेश्चन ने पूछा कि 55 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है. आई डोंट नो क्यों 55 वाला फैक्टर आया. तो 55 साइन थीटा मतलब 55/4 की वैल्यू निकालनी है. सो दैट कम्स आउट एज 13.75. सो दैट इज योर आंसर. राइट, तो 13.75 इज द वैल्यू ऑफ 55 साइन थीटा. तो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट, सो द लास्ट क्वेश्चन. अ प्रोटॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस दिस मच हैज अ वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद इट. अब अल्फा पार्टिकल को भी सेम लैम्डा अगर लेना है तो इट मस्ट बी एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी वोल्ट्स. राइट, सो वी नो दैट लैम्डा जो है दैट इज h अपॉन p. दिस p कैन बी रिटन एज √2 mk. Then further k can be written as q times v. When it is accelerated तो qv आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. तो यहां अपन देखें तो ये 2 और h कांस्टेंट्स हैं, और द क्वेश्चन सेज लैम्डा जो है वो प्रोटॉन का और अल्फा का सेम होना चाहिए, और दोनों में फैक्टर्स जो हैं, जैसे आप प्रोपोर्शनैलिटी देखोगे यहां से, तो लैम्डा कम्स आउट एज टू बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m q v अंडर रूट. अब जब दोनों का लैम्डा इक्वेट करना है तो दोनों के लिए इन तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वेट कर सकते हैं. तो दिस इज m प्रोटॉन q प्रोटॉन इंटू v प्रोटॉन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m अल्फा q अल्फा इंटू v अल्फा. अब हमें अल्फा का ये v अल्फा यहां से निकालना है. तो v अल्फा का वैल्यू, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा इज 1/4. देन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सॉरी यहां पे प्रोटॉन आएगा, charge of proton upon charge of alpha is 1/2 and v of proton is 29.6. so this is 29.6 upon 8. right, अब इसको अपन सॉल्व करें तो this comes out as 3 and this is 56 3.7. right, तो एग्जैक्ट 3.7 वोल्ट आपका आंसर आ रहा है. तो ये मुझे वोल्टेज की वैल्यू इसमें निकालनी थी. कम्स आउट एज 3.7. तो देखिए जैसा अपन ने ऑब्जर्व किया, यहां क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट 2-3 टेस्ट जो जेई मेन के थे उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें नहीं थे. तो इट ओवरऑल अ गुड पेपर व्हिच वाज रेटेड एज मीडियम प्लस इनिशियली मैंने बताया था. तो एनीवेज इट्स अ गुड पेपर. तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखें. राइट, सो स्टूडेंट्स कीप वर्किंग हार्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड रिमेंबर यू कैन एंड यू विल. थैंक यू.